हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री साबुन या साबुनीकरण। जैसे इसमें बताया जाता है साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, इन चीज़ों के बारे में हम, और साबुन कितने प्रकार के होते हैं और साबुन के गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले साबुन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, तब हम आगे इन क्लासिफिकेशन के बारे में चलते हैं। तो जैसा हम यहाँ पे जानते हैं कि साबुन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले उच्च अणुभार वाले एसिड होते हैं जो कि कार्बनिक होते हैं। उच्च अणुभार का अगर कहें तो उच्च अणुभार हम जैसे कि उच्च अणुभार का मतलब होगा यहाँ पे कि जैसे अगर आपका हो गया कि वसा में देख लिया जाए तो वसा में जैसे आपके बहुत से हैं, जैसे कि आप महुआ देख लीजिए, नारियल देख लीजिए, तिल देख लीजिए, और क्या कहते हैं ये इसके अलावा बहुत से ऐसे होते हैं जो कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिड होते हैं। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलियट एसिड, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एसिड यानी कि अम्ल, ये अम्लों की पहचान कराता है। ये जो होता है आपका, ये अम्लों की पहचान कराता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये उच्च अणुभार वाले, ये नॉर्मल एसिड से उच्च होते हैं, यानी कि उनके गुण विशिष्ट होते हैं और उन्हीं का इनमें प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साबुन किसे कहते हैं, यानी साबुन क्या है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों के, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कहा गया उच्च अणुभार वाले रहेंगे, लेकिन जो एलिमेंट होंगे यानी तत्वों के गुण होंगे वो किसके किसके होंगे, सोडियम और पोटेशियम के होंगे। तो जैसा हम यहाँ पे अभी हमको पता चला कि साबुन किसे कहते हैं, तो उच्च अणुभार वाले यानी वही उच्च अणुभार का मतलब हुआ कि वे अम्ल जिनका कह सकते हैं जिनके गुण विशिष्ट गुण होते हैं, अर्थात नॉर्मल गुण से विशिष्ट गुण होते हैं, उन्हीं को उच्च अणुभार वाले कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एसिडों के सोडियम तथा पोटेशियम, अन्य तत्व हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कैल्शियम तथा बेरिलियम, ये भी नहीं कह सकते। कहने का मतलब सोडियम तथा पोटेशियम केवल दो होंगे बस, सोडियम तथा पोटेशियम के लवणों को हम साबुन कहते हैं। अब उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों को हम आइए देखते हैं। यहाँ पे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिड क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पामिटिक एसिड में आप देख रहे हैं केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अन्यथा सेम का सेम वही रहता है। जैसे देखिए पामिटिक एसिड में कार्बन की परमाणु की संख्या यहाँ पे 15 और 31 है, और ये आपका जो है कि जिसको सफिक्स कहते हैं, इसको हम नहीं देख रहे हैं, केवल हम इधर को देख रहे हैं। तो क्या रेडिकल मूलक को हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, यहाँ पे 15 और 31 है पामिटिक एसिड में, लेकिन स्टेरिक एसिड में आप देख रहे हैं कि 17 और 33 है। कहने का मतलब है यहाँ पे 17 और 33 है और यहाँ पे 15 और 31 है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं ओलिक एसिड या ओलियट एसिड, ओलियट एसिड। तो इसमें हम जब देखते हैं तो 17 और 31 हो जाते हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक में 15 और 31 है, एक में 17 और 33 है, फिर तीसरे में यानी कि ओलियट में है 17 और 31। और इसके अलावा ये जो है आपके ये एसिडों की पहचान कराते हैं, अम्लों की पहचान कराते हैं, इसको सफिक्स माना जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके आगे हम यहाँ पे चलते हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम के लवणों को हम साबुन कहते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम लवणों का उपयोग यहाँ पे कैसे होगा, अम्लों के स्थान पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों के सोडियम तथा पोटेशियम के अणुभार के लवण, अर्थात यहाँ पे कहा गया है सोडियम तथा पोटेशियम अणुभार के लवण, यानी ये जो सोडियम तथा पोटेशियम उपयोग किए गए वो कहाँ पे उपयोग किए जाएंगे। तो जैसे आप बताया जाता है कि सोडियम पामिटिक, सोडियम स्टेरिक, सोडियम ओलियट, इस तरीके से दो प्रकार के साबुन बनेंगे, एक सोडियम के और एक पोटेशियम के। तो ठीक जैसे यहाँ पे सोडियम के देख रहे हैं, सोडियम पामिटिक और सोडियम स्टेरिक, सोडियम ओलियट। तो यहाँ पे क्या है 15, 31, 17, 33, 17, 31 और सेम वही का वही रहेगा, केवल यहाँ पे जो अनुलग्न है या सफिक्स है, तो सफिक्स में से हाइड्रोजन हटा करके सोडियम रख दिया जाएगा तीनों में। इस तरीके से हमारा ये सोडियम के लवण हो गए। और ठीक इसी तरीके से पोटेशियम के लवण में हमने देखा पोटेशियम पामिटिक, पोटेशियम स्टीरेट, पोटेशियम ओलियट। इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे सोडियम था उसके स्थान पे हमने क्या कर दिया, पोटेशियम कर दिया। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं कि साबुन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो साबुन के हम प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके रासायनिक गुणों के आधार पे देखते हैं कि साबुन के बारे में। तो साबुन के अभी तक हमने एसिडों के बारे में अध्ययन किया, अब हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं
कि लवणों के आधार पे साबुन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो लवण है लवणों के आधार पे साबुन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे इसमें बताया जाता है साबुन में 2 प्रकार के लवण यूज किए जाते हैं, सोडियम तथा पोटेशियम। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। इन लवणों के आधार पर साबुन 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला क्या है कि कठोर साबुन, दूसरा क्या है मृदु साबुन। मृदु मतलब होता है मुलायम और कठोर मतलब होता है कड़ा। तो जैसे यहाँ पे कहा जाए कि कठोर साबुन किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा 2 तरीके से बता सकते हैं। जैसे इसमें शॉर्ट में बताना हो, सोडियम के उच्च लवणों को कठोर साबुन कहते हैं, अर्थात सोडियम के उच्च लवणों को कठोर साबुन कहते हैं और पोटेशियम के उच्च लवणों को मृदु साबुन कहते हैं। अगर इसको और थोड़ा विस्तारित रूप में बताना हो तो आप यही कहेंगे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों के सोडियम के लवणों को हम कठोर साबुन कहते हैं। और मृदु साबुन किसे कहते हैं, तो मृदु साबुन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक एसिडों के पोटेशियम लवणों को हम मृदु साबुन कहते हैं। तो ठीक जैसे इसमें सोडियम यानी कि सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया गया, तो कठोर साबुन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है इस चीज़ में देखिए। तो कठोर साबुन का उपयोग जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने, औद्योगिक रूप में जैसे कपड़े धोने, बर्तन धोने, औद्योगिक कपड़ों को धोने में, बर्तन धोने में, जैसे खाना बनाते समय जल जाते हैं तो उनको धोने में। औद्योगिक रूप में जैसे औद्योगिक रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे कि ये जो कठोर साबुन है इनका उपयोग पीने वाले पानी को मृदु बनाने में भी किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मृदु साबुन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो मृदु का साबुन का उपयोग स्नान करने, हाथ धोने, शेविंग करने, यानी कि इनका भी उपयोग हमारे चेहरे पर डायरेक्टली हमारे फेस पे किया जा सकता है। और जो कठोर साबुन होता है उनका उपयोग वस्तुओं पे किया जा सकता है। इस तरीके से हमने आपको बताया कठोर साबुन और मृदु साबुन। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे साबुनीकरण। जैसा कि हम जानते हैं साबुनीकरण किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि साबुन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था, साबुन के लवणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं बताया जाता है तेल या वसा पर क्षार की रासायनिक क्रिया कराने को साबुनीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो कहा गया है कि वसा तथा क्षार की परस्पर रासायनिक क्रिया, चाहे वसा तथा क्षार की रासायनिक क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, चाहे उस तरीके से इस तरीके से। तो वसा तथा क्षार की परस्पर रासायनिक क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साबुनीकरण के दौरान या साबुनीकरण के फलस्वरूप साबुन का निर्माण होता है और वो साबुन कठोर और मृदु दोनों हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं साबुनीकरण का समीकरण, यानी साबुनीकरण का समीकरण, साबुन जो बनता है तो वो किसके दौरान बनता है, किसके कारण बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे अभी तक हमने एसिडों के बारे में पढ़ा था। हम उन एसिडों को लेंगे और कुछ क्षार को लेंगे, और वो क्षार किसके किसके होंगे, वो सोडियम या पोटेशियम के लवण होंगे, अर्थात पोटेशियम के होंगे या सोडियम के होंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया है क्या, हमने लिया है यहाँ पे स्टीरिएट एसिड को हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको चाहे पहले लिख दीजिए फिर इसको बाद में लिख दीजिए। हमने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे कि C कितना था आपका, C17H33 और COO और यहाँ पे क्या सोडियम, ठीक है ऐसे ही था। तो कहने का मतलब हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ हाइड्रोकार्बन के अवयव लग जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं साबुनीकरण के समीकरण में, जैसे आप CH2 COO C17H33। तो ये कहने का मतलब किसका है, ये स्टीरिएट का है, स्टीरिएट एसिड का है। और स्टीरिएट एसिड यानी कि कहा जाए तो ये उच्च अणुभार वाले अम्ल हैं या अम्ल हैं, उच्च अणुभार के वसा, उच्च अणुभार के वसा, और ये आपके क्षार, और ये आपका ग्लिसरॉल, और ये आपका साबुन। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से इसको बताया गया है कि स्टीरेट एसिड को लेकर के और उस पर क्षार की रासायनिक क्रिया कराई जाती है, ठीक उसी तरीके से ये आपका वसा है। वसा आप देख रहे हैं, वसा तथा क्षार की परस्पर रासायनिक, वसा और ये क्षारीय दोनों रासायनिक क्रिया कराए जाते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन उपयोग प्राप्त होते हैं। तो ये जो साबुन होता है इनका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो इसके समीकरण को समझने के लिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसको अगर समझने के लिए आप समीकरण पूरा समझ सकते हैं और इसको समझाने के लिए कहानी के तौर पे समझा जा सकता है CH2 COOH C17H33। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे CH करेंगे, 2 नहीं लगाएंगे, उसके बाद सेम वही लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ तीसरे बंद के द्वारा हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, उसके बाद सेम वही लिख देंगे और प्लस करके वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम क्या करेंगे, इस पे क्रिया कराएंगे। जब कास्टिक सोडा क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल क्या है, CH2OH CHOH CH2OH और प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक उसी तरीके साबुनीकरण का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण होता है C17H33 COO यानी तो ये क्या है, सोडियम स्टीरेट का निर्माण